हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप बीएसटीसी हो, प्री डीएलएड हो या फिर पीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और एज इट इज आप अगर रीट की भी तैयारी करें तो भी ये अभी जो शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और इस क्लास में जो है हम इसी टॉपिक से रिलेट कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ और इस सेशन को बीच में मत छोड़िएगा, कंप्लीट इसे देखिए क्योंकि ये जो क्लास है ना वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो बाकी जितने भी बच्चे बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इन्हें। और चलो आप आज की क्लास को पहला क्वेश्चन देखा कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। मेनली आपको बता दूं कि शिक्षण अभिरुचि जो है वो एक शिक्षक में होने वाली शिक्षण के प्रति रुचि होती है कि एक शिक्षक जो है उसके पास किस तरह के तरीके होते हैं, नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है और कितनी रुचि होती है अपने पढ़ाने के तरीके में, ताकि वो अपने ज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में हर एक बच्चे तक पहुंचा सके और साथ ही बच्चों को भी जागृत करने के साथ ही समाज में भी उन्नति का प्रयास कर सके। तो ये होता है अभिरुचि कि जैसे कि हमें पता है कि शिक्षण क्या होती है, कला होती है और ये जो कला जो होती है वो जिस अध्यापक में जितनी बेटर होती है, जितनी अच्छी होती है, वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने शिक्षार्थियों को ज्ञान ग्रहण करने में मदद कर सकता है। तो देख लेते हैं कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। नंबर ए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए। नंबर बी, शिक्षक का प्यारा होना चाहिए। नंबर सी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी होना चाहिए। नंबर डी जो है कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी होना चाहिए। देखिए जो कक्षा का मॉनिटर है ना वो शिक्षक का प्यारा या सबसे शक्तिशाली है बहिर्मुखी विद्यार्थी। देखो बहिर्मुखी विद्यार्थी भी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे शक्तिशाली का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर शिक्षक का ही प्यारा बनेगा तो यहाँ पे भेदभाव की भावना होगी। तो हम ये देखते हैं कक्षा का सबसे लोकप्रिय जो विद्यार्थी होता है जिसे हर स्टूडेंट्स अपना स्नेह देते हैं, वही विद्यार्थी जो अगर कक्षा का मॉनिटर बनेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं। शिक्षक के हाथों में ये दायित्व होता है, शिक्षक के लिए ये मेन कर्तव्य होता है कि वे छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करे ताकि वो अपने विद्यालय के साथ, परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ अपने देश में भी नैतिक मूल्यों का विकास कर सके और एक सही दिशा में प्रगति कर सके। तो हम देखते हैं कि शिक्षक अगर छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो क्यों कर सकता है, देखते हैं। नंबर ए, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। नंबर सी, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। नंबर द कह रहा है कि विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। देखो शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। इसका मेन कारण क्या है, यहाँ पे जो रहता है कि विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। हाँ शिक्षक आदर्श है, जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं। शिक्षक के तरह से ही वो अपना जो है बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, विद्यालय में जल्दी आना, सब होमवर्क कंप्लीट करना, समय पर अपना काम करना, वो सब सीखते हैं। और नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी में शिक्षक के प्रति भय होता है। अगर भय होगा तो विद्यार्थी शिक्षक के प्रति जो है डिवोटी ना होकर उसके विपक्ष में ही सोचता है, उसके भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता। ये इसमें आंसर नहीं हो सकता। और नंबर द कह रहा है कि विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं तो वो तो सिर्फ शिक्षक केंद्रित प्रणाली हो गई, चाहे विद्यार्थी की इसमें रुचि हो या ना हो, फिर भी वो शिक्षक का कहना मानेगा। एक प्रकार से भय का वातावरण होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। अगर टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उन्हें सपोर्ट कर सकता है, तो वो एक अच्छे नैतिक चरित्र का विकास भी उनमें कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर दे देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे। एज ए टीचर आप क्लास में पढ़ा रहे हो और एक इंटेलिजेंट बच्चा है जो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपके पूछते ही जस्ट आंसर दे रहा है, तो आप क्या करोगे। नंबर ए, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। नंबर बी, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। ये एक टीचर का कभी भी नजरिया नहीं होना चाहिए। नंबर सी कह रहा है कि आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। ये कहेंगे लेकिन उसे समझाएंगे, सीधा डायरेक्ट नहीं कहेंगे, उसे अच्छे से तरीके से समझाएंगे। नंबर द कह रहा है कि आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हो। ये भी नहीं करना होता, शिक्षक को बिल्कुल आसान से लेके हार्ड क्वेश्चनों की तरफ जाना चाहिए ताकि बच्चे को जो है
अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ सके कि वो आसान से सवालों से चलकर जो हार्ड सवाल पूछ रहे हैं उनमें भी वो अपने विवेक से जो है आंसर दे सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे, यानी कि मिलाकर जो है हम कुल मिलाकर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सरल के बाद हार्ड पूछेंगे और बच्चे को भी ये समझाएंगे। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि समझाएंगे कि आप ज़्यादा अधीर ना हो, आप प्रश्न को ध्यान से सुनो, समझो और बाकी बच्चों को भी मौका दो। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो नंबर ए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। क्यों? कि जो हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादातर जो है वो महिला शिक्षक ही रखी जाती है। इसका कारण क्या है? नंबर ए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। नंबर बी, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है। नंबर सी, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। और नंबर डी कि स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, अभिरुचि का जो टॉपिक चल रहा है इसमें मेनली जो एक टीचर के नज़रिए से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आपका ये भी वहाँ पे मोटिव रहता है कि आप जो है पहले सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही आप राइट ऑप्शन पर जाओगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि कम से कम 2 ऑप्शन हिस्सा मिल जाएगा जिसका सेम होगा, जिनमें अपन कन्फ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उन्हें आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो राइट आंसर हमें लग रहा है वो हम जो है उसका राइट आंसर देंगे। यहाँ पे तो देखो बिल्कुल अलग ही पढ़ा है कि वो बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार और प्यार से काम करती है, यानी कि बच्चे जो है एक महिला शिक्षक से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें हर तरीके से समझाती है और धैर्यपूर्वक समझाती है, वो डांटती नहीं है बच्चों को और प्यार से बच्चों को समझा कर ही पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं, जब आपने किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश दिया और वो कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देखो जब आपने किसी भी व्यक्ति को मतलब दरवाज़ा बंद करने का निर्देश दिया और वो कड़ाई से, यानी कि आपने कहा और कहते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। नंबर बी कह रहा है कि संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है। नंबर सी कह रहा है कि आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है। और नंबर डी कह रहा है कि ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। देखो यहाँ पे आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसने संदेश प्राप्त भी किया है और आपने भी संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, ये भी ठीक ठाक लग रहे हैं इसमें। लेकिन इसका जो राइट आंसर है कि उसने कहते ही आपके निर्देश का पालन कर लिया, तो वो यहाँ पे होगा कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, यानी कि आप में जो है एक प्रभावी व्यक्तित्व की प्रधानशीलता है और आपने जो काम कहा है वो स्पष्टता से कड़ाई के साथ उसका पालन किया गया है। ये आपके चरित्र की प्रभावशीलता के कारण ऐसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में जब क्लासरूम में जो संचार होता है वो किस पर निर्भर करता है? नंबर ए शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। नंबर बी विषय की कठिनाई स्तर पर। इस पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर सी कह रहा है कि विद्यार्थियों की योग्यता पर। हाँ, योग्यता होगी तो वो आपस में ज़्यादातर बातचीत करेंगे कुछ भी मुद्दे पर। लेकिन यहाँ पे हम जो राइट आंसर सबसे इसका जो राइट करेक्ट आंसर देखते हैं वो है कक्षा अंतःक्रिया पर, जहाँ पीयर टू पीयर हम जिसे बोलते हैं पीयर टू पीयर जो यहाँ पे सिचुएशन रहती है, यानी कि विद्यार्थी से विद्यार्थी जो कम्युनिकेशन रहता है वो ज़्यादा सफल होता है एक शिक्षक के नज़रिए से और एक क्लासरूम के नज़रिए से, जहाँ शिक्षक को निर्देश देता है कुछ कार्य को खोजने के लिए, कुछ चीज़ को, कुछ कार्य को या फिर कुछ गतिविधि को करने के लिए बच्चों को शिक्षक निर्देश देता है और उस मुद्दे पर, उस मैटर पर बच्चे जो है आपस में अंतःक्रिया करते हैं और बीच में कुछ भी उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके बारे में टीचर से डिस्कस करते हैं और टीचर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो कक्षा कक्ष के अंतःक्रिया होते हैं ना, तभी जो है कक्षा कक्ष का संचार जो है वो अच्छे से हो पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन करा कर धन कमा लो। नंबर बी कह रहा है कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर सी है कि छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए। हाँ, छात्रों के हित कार्य करने चाहिए। नंबर डी कह रहा है कि छात्रों की देखभाल करनी चाहिए, छात्रों की देखभाल भी करनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे ये तो है धन कमाना, ये तो इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं छात्रों के हित कार्य भी करने चाहिए और छात्रों की देखभाल भी करनी चाहिए। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपका जो प्राइमरी दायित्व रहता है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो दायित्व रहता है वो होता है छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए। शैक्षिक उत्थान में छात्रों के जो भी क्रियाएं सम्मिलित होती है, यानी कि छात्रों का सर्वांगीण विकास पर आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो खेल में आ गया हो, चाहे वो ड्राइंग में आ गया हो, चाहे वो पढ़ने में आ गया हो, चाहे वो
एज ए मॉनिटर में आ गया हो, चाहे वो लीडरशिप में आ गया हो, जहाँ भी वो बच्चे अपना जो प्रभाव जमाना चाहते हैं यानी कि उनका प्रभुत्व है, तो उन सब में आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एज ए शिक्षक आपका पहला कर्तव्य यही रहता है कि उनके शैक्षिक उत्थान के लिए आपको कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है। नंबर ए अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, नंबर बी गरीबी, नंबर सी त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता और नंबर डी शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। यहाँ पे जो है विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं कि बच्चे जल्दी से विद्यालय छोड़ जाते हैं, तो इसका ये कारण होता है कि त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। यहाँ पे हम इसका जो ये आंसर देखते हैं कि जो माता पिता है वो चाहते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, जल्दी से जल्दी घर के काम में हाथ बंटाएं या फिर कुछ एक मान लो कुछ पैसे कमाएं ताकि जो घर की आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादातर माता पिता है वो बच्चों को कम पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने की बजाय व्यवसाय की ओर ज़्यादा उन्मुख करते हैं। तो इसका ये राइट आंसर रहता है। बाकी आजकल का जो है सिस्टम है वो बदल रहा है, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये जो है इसका राइट आंसर है। नंबर 9 कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकते हो। नंबर ए उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, क्लास में गया जानते चुटकुला सुना दिया, टाबर राजी थे राजी ना पढ़ाना ना कोई और करना, ऐसे होगा नहीं, इससे पार नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कह रहा है कि उनसे उचित दूरी बनाकर रखना, टाबर कोई भी सवाल पूछा तो बन डांट दियो धमका दियो, ना उन्हें बोलने दे रहे हैं ना हंसने दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। नंबर सी कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, और नंबर डी कह रहे हैं कि छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, ये दो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन दोनों में से हम जब बिल्कुल सही देखें तो वो है कि उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करना। हर शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि हर छात्र की वो समस्याओं को सुनने के बाद उसका उचित निदान क्या रह सकता है, यानी कि कारण क्या था, समस्या किस प्रकार से, उसका कारण क्या है, कब से आ रही है, क्यों आ रही है, किन किन छात्रों को आ रही है, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद इसका सही जो है निदान क्या हो सकता है, इन समस्याओं का सही हल क्या हो सकता है। इस तरीके से अगर आप कार्य करोगे तो आप अपने छात्रों के जो है एक बहुत ही प्रभावशाली शिक्षक बनकर उभरोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ रहा है ना आप सभी को। इसी तरह से हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझते जाएंगे तो ये जो है टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ ही अब जो आपके जो मैं बता दूं कि जो BSTC जो आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो इसमें 50 क्वेश्चन आपकी शिक्षण अभिरुचि के, शिक्षण अभिक्षमता के रहते हैं, जिनका जो नंबर रहता है वो 150 नंबर रहता है। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। नंबर 10 हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। नंबर ए उनको ट्यूशन लेने के लिए कहोगे, ट्यूशन तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद ही निर्धन है। नंबर बी कह रहे हैं कि उन्हें टालते रहोगे कि ना अपन के कोई फायदा है कि क्या हम बढ़ावाएं, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। नंबर सी कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। और नंबर डी कह रहा है कि उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे हमें ये जो आंसर मिलता है कि आवश्यकता के अनुसार समय समय पर हम क्या करेंगे, उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। हाँ, जब आपके पास टाइम हो, जब बच्चों की भी समस्या बड़ी हो तो आप उन्हें बुलाकर अतिरिक्त समय में पढ़ा सकते हो, उनकी समस्या का निराकरण कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो आप क्या करोगे। एक शिक्षक होने के नाते आपके विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक शैक्षिक यात्रा पर गए थे, शैक्षिक भ्रमण पर गए थे, जहाँ पर आप देखते हो कि एक छात्र जो है एक वृद्ध से झगड़ा कर रहा है सीट पर बैठने के लिए, तो थे क्या करोगा। नंबर ए छात्र का पक्ष लूंगा कि भाई छात्र सही है, आप इसे बैठने दो, हमारे स्कूल का बच्चा है, ये तो इस सीट पर बैठेगा, ऐसे करोगे। नंबर बी कि उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। और नंबर सी कह रहा है कि उसे अनदेखा कर देंगे कि फिर क्या है, बोल रहा है तो बोलता रह जाएगा। और नंबर डी कह रहा है कि निपटाने के लिए दखल दूंगा, ये भी ठीक नहीं है। अनदेखा करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, छात्र का पक्ष लेना भी बिल्कुल सही नहीं है। हम बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो एक शिक्षक का होता है। तो हम उसमें नैतिक मूल्य की जो नींव है वो डाल देंगे, समझा देंगे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यह इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रगति जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट कार्ड होता है, उनके बारे में ब्यौरा यानी कि उसका सारा विवरण अभिभावकों को देना क्यों जरूरी है।
नंबर ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। नंबर बी, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने का उचित सलाह मिलती है कि भाई टाबर पढ़ना ला रहे किसो का है, नंबर कम मान ला रहे तो आप अपनी ट्यूशन लगा दे वहाँ ताकि वो अच्छा पढ़ा है। और नंबर चार है कि इससे बच्चों में डर बना रहता है कि नंबर या कम आ गया तो घर जानती गरगा कुटेगा। नंबर द कह रहा है कि बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते कि भाई बच्चे अगर मान लो आपने क्लास में एक टेस्ट लिया बच्चों का 10 नंबर का, उसमें बच्चों के तो 2 नंबर आए हैं, घर जाके वो 10 में से 10 बता रहे हैं, यानी कि गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर हम बच्चों को कह देंगे कि मैं तेरे भी रिपोर्ट कार्ड है वो तेरे माता पिता को बताऊंगा, तो क्या बच्चा उससे झूठ नहीं बोलेगा, उनको सही से बता देगा। ये भी इसमें राइट नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं है। डर बनाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये ट्यूशन लगाना ये भी ठीक नहीं है। माता पिता का भी ये कर्तव्य रहता है कि बच्चों को इस तरह से वो मतलब स्कूल के लिए तैयार करें ताकि वो जहाँ पर शिक्षक उन्हें जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो अच्छे से उसे ग्रहण कर सकें और फालतू ट्यूशन का बोझ बच्चों पे ना आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं कि हाँ बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, क्लास अटेंड किया नहीं किए, मार्क्स उसके कितने आ रहे हैं। तो ये सारी बातों का जो नॉलेज है वो उसके अभिभावकों को रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करोगे। मूल्यांकन के दौरान आप क्या करते हो, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। नंबर बी, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। नंबर सी, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे। नंबर द, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। अमीर को, गरीब को ट्यूशन पढ़ते हैं उनको अधिक अंक देना ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, बिल्कुल पक्षपात रहित मूल्यांकन करेंगे और बच्चों को उनके कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है वो इस माध्यम में होती है जहाँ पे बच्चे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उस माध्यम से बच्चों का जो ग्रहण किया हुआ ज्ञान है वो ज़्यादा स्थायी होता है। और जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका विभाजन भी किया गया, वो किया गया हेत सिंह बाघेला के द्वारा। किनके द्वारा, हेत सिंह बाघेला के द्वारा, मृदु और कठोर उपागम के रूप में। जो मृदु उपागम होते हैं वो शिक्षक आसानी से बना सकते हैं, और कठोर उपागम होते हैं जिनको जैसे कि जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये जो है कठोर में आते हैं, कठोर उपागम में आते हैं। और मृदु में जैसे कि चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, हाथ से कोई ड्राइंग बना रहा है शिक्षक तो वो मृदु में आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि पाठ में रुचि बनी रहती है, ये भी सही है। नंबर बी कह रहे कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है। ठीक है, जब दृश्य माध्यम उनके सामने चलेगा तो उनका ध्यान नहीं भटकेगा, वो कंसंट्रेशन होके उसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाएंगे। नंबर सी कह रहा है कि ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में वित्त लाने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है नंबर द, रुचि भी बनेगी, ध्यान भी केंद्रित होगा और वास्तविक रूप से जो है उनको चीज़ों में समझने में सहायता मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 की कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। जो क्लास का कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार होना चाहिए। नंबर ए, शिक्षक केंद्रित। नंबर बी, सामान्य केंद्रित। नंबर सी, छात्र केंद्रित। और नंबर द, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो भी ये कहती है कि जो आज का जो क्लास का संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। अभी हमने जस्ट पीछे के क्वेश्चन में देखा था पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो होता है वो एक बेटर कम्युनिकेशन होता है, जिससे जो है कक्षा का वातावरण भी ग्रहणशील बना रहता है और एक प्रभावी तौर से शिक्षक जो है उन्हें समझा सकता है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो है नंबर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय क्या ध्यान रखना होता है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। नंबर बी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। नंबर सी, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी और अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो ICT का प्रयोग करते हैं उसमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, अध्यापक भी उसमें जरूरी है। अध्यापक का कार्यभार अधिक हो जाएगा, ये भी गलत है, अधिक नहीं होगा बल्कि उसके कार्यभार में मदद मिलेगी। और अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, सिर्फ टीचर ही मेन पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो अध्यापक की भूमिका एक समन्वयक के रूप में रहेगी, बच्चों के लिए वो जो ICT का जो माध्यम वो प्रस्तुत कर रहा है उसको सरल तरीके में समझाने में शिक्षक की भूमिका समन्वयक के रूप में होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, इसलिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। नंबर 12 है कि समाज के लोगों से मिलते हैं तो उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए। नंबर 6 कह रहा है कि भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। और नंबर 10 कह रहा है कि अधिक श्रम करते हैं।
तो इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। इस कारण जो है शिक्षकों का स्तर समाज में भी, यहाँ पे हम कह सकते हैं समाज में भी ऊंचा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर ए, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, नहीं हो सकता इसमें। नंबर बी कह रहा है कि अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। नंबर सी, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। और नंबर द कह रहा है कि अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। ये भी गलत है। और यहाँ पे है कि अपने दायित्वों को निभाना चाहिए और समाज की गतिविधि में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। तो ये दोनों अपने इसमें जो है राइट आंसर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। अगर शिक्षक अच्छे तरीके से अपने दायित्वों को निभाएगा, अच्छे से अपने विद्यार्थियों को समझाएगा, आस पड़ोस के माहौल को भी वो मेंटेन करके रखेगा, अगर वो छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करेगा तो वहाँ पे अपने कर्तव्य को निभा रहा है। और साथ ही समाज में कहीं भी अगर उसकी ज़रूरत है तो वहाँ भी वो अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाता है। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। नंबर ए, राजनीति की चर्चा में। नंबर बी, मनोरंजन के कार्य में। सी नंबर, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में। और नंबर द कह रहा है कि सामाजिक कार्य में। सामाजिक कार्यों में अपने खाली समय का उपयोग करेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो उसका स्थान भी ऊंचा होगा और साथ ही वो एक नैतिक व्यक्तित्व के रूप में, सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सफल शिक्षक वही है जो, एक सफल शिक्षक होने का क्या मतलब है कि जो अच्छे अंक देता है, बच्चों को अपने पक्ष में कर लेता है अच्छे अंक दे के। नंबर बी का एक नियमित गृह कार्य देता है कि रोजाना होमवर्क मिल रहा है, बच्चे जाके होमवर्क कर रहे हैं, इससे बच्चे भी मतलब होमवर्क में लगे रहते हैं और माता पिता भी संतुष्ट हैं। नंबर सी है कि कठोर अनुशासन रखता है, ना ही बच्चों को हंसने दे रहा है, बोलने दे रहा है, खड़े होने दे रहा है या फिर कुछ भी सवाल भी नहीं पूछने दे रहा है, तो कठोर अनुशासन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो नंबर द कह रहा है कि छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, खुद भी सजग रहता है और आगे से अगर इनकी समस्या आ रही है तो उनका निदान कैसे होगा, और अभिभावकों को भी उनकी प्रगति रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो वही से एक सफल शिक्षक होता है। इसका राइट आंसर है नंबर द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 कि आप छात्रों को दंड देते समय किस मापदंड का पालन करेंगे। नंबर ए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता का। नंबर बी, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड। नंबर सी, केवल अपराधी की गंभीरता। और नंबर द, केवल अपराध की आवृत्ति। केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की गंभीरता ये भी नहीं है, और बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, एक ने गलती की तो सभी को नहीं दंड दे सकते। यहाँ पे मापदंड पूछे तो हम क्या करेंगे, अपराध की आवृत्ति और गंभीरता, उसने कितने प्रकार वो अपराध किए, इनकी गलती कितने प्रकार की, अगर होमवर्क नहीं करके आ रहा है तो वो कितने दिनों तक नहीं करके आ रहा है या फिर वो कब से नहीं करके आ रहा है और उसका कारण क्या है, कितना गंभीर मैटर है, तो उस चीज़ को हम देखते हुए, उस मापदंड को देखते हुए दंड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप क्या करोगे। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे और सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। दंडित करना और निकाल देना ये यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं हो सकता, इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इससे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर विलंब से आ रहा है तो उसके कारणों का पता लगाएंगे, हम निदान करेंगे, फिर उसके बाद उसका उपचार करेंगे। निदान में कारणों का पता लगाया जाता है और उपचार में उन कारणों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। नए ज्ञान के लिए आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व ले सकते हो, प्रशंसा के लिए भाई मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा आएगी तो मन अतिरिक्त जो कार्यभार है वो संभालना चाहिए। नंबर से पदोन्नति के लिए और नंबर द सहयोग के लिए। तो देखो नए ज्ञान के लिए अगर आप मान लो हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाने का दायित्व दिया जाता है तो आप इसलिए उसे स्वीकार करोगे ताकि उससे आपके ज्ञान में विस्तार होगा और बच्चों का भी ज्ञान आप उससे विकसित कर सकते हो। तो नए ज्ञान के विकास के लिए आपको वो कर्तव्य लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता यानी कि आपके ज्ञान के भंडार के विकास के लिए, आपका जो जनरल नॉलेज है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जागृति उत्पन्न करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन यहाँ पे कौन सा है, परिवार, नंबर बस समाज, नंबर से पुस्तक और नंबर द दोस्त। तो यहाँ पे जो है वो पुस्तक जो है सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। नेक्स्ट है कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है।
अध्यापक का सामान्य ज्ञान, यहाँ पे पूछ रहे सामान्य ज्ञान, आसपास के वातावरण के बारे में, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, विद्यालय से रिलेट, उन विद्यालय में आने वाले छात्रों से रिलेट जो भी ज्ञान होता है, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जो माहौल है उसके ज्ञान के बारे में अगर आपको सामान्य ज्ञान चाहिए तो उसमें आपका अध्यापक का कौन सा एक होता है? नंबर है छात्र, नंबर ब साथी अध्यापक, यहाँ पे साथी है, साथी अध्यापक, नंबर से पत्र पत्रिकाएं, नंबर द परिवारजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो छात्र होते हैं उस विद्यालय के, वो शिक्षक का जनरल जो नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान जो होता है, उस पास के वातावरण के बारे में, उस विद्यालय परिवेश में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में और वहाँ के समाज के बारे में। तो ये इसका राइट आंसर रहता है। तो ये थी आज की क्लास, जो उम्मीद आपको बहुत अच्छी भी लगी है। और शिक्षण अभिरुचि के बारे में ये हमारी 5वीं से 6ठी क्लास है, जिसमें हम हर क्लास में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आज की क्लास में हमने पूरे 25 क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।